वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज फॉर चुनावी राजनीति के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। इसकी थ्योरी हमने 2 पार्ट में देख ली है। जिन लोगों ने इसकी थ्योरी नहीं देखी है वह पहले इसकी थ्योरी देख लें ताकि आपको क्वेश्चन आंसर बेहतर ढंग से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब इसे शुरू कर दें। जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि चुनाव क्यों होते हैं। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनको पढ़ना है और जो गलत है उसे हमें छांटना है। तो चुनाव क्यों होते हैं इसके बारे में इसमें से कौन सा वाक्य जो है सही नहीं है वो चुनना है। पहला है, चुनाव लोगों को सरकार के कामकाज का फैसला करने का अवसर देते हैं। ये तो बिल्कुल सही है कि जब भी चुनाव होता है तो लोगों को कामकाज करने का अवसर मिलता ही है। अकेले सरकार काम नहीं करती है बल्कि सभी जनता भी साथ साथ काम करते हैं। दूसरा है, लोग चुनाव में अपनी पसंद के उम्मीदवार चुनते हैं। यह भी बिल्कुल सही है कि हम क्या करते हैं, जब भी वोटिंग डालने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, वैसी सरकार को चुनते हैं जिसे हम पसंद करते हैं। तीसरा है, चुनाव लोगों को न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन करने का अवसर देता है। और चौथा है, लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बनाते हैं। तीसरा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कि न्यायपालिका के कामकाज का मूल्यांकन जनता को दिया जाता है, तो यह गलत है। यह जो है कानून की तरफ से मतलब होता है, कानून के जो लोग होते हैं उनको दिया जाता है, यह काम न कि जनता को दिया जाता है। तो यहाँ जो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गलत है। बाकी चारों ऑप्शन जो है वो सही है। लोग चुनाव से अपनी पसंद की नीतियाँ बना सकते हैं, नीति जैसी भी हो वो क्या कर सकते हैं, वो बना सकते हैं। तो उसमें तीसरा ऑप्शन क्या है आपको गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य जो है वो सही नहीं है। भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, तो यह तो बात नहीं है कि हम लोकतंत्र के अगर बारे में बात करें तो हम जानते हैं कि भारत में भी लोकतंत्र है और भारत के बाहर वाले देशों में भी है, लेकिन सभी जगहों पर लोकतंत्र यह तो नहीं संभव है। इसीलिए यह जो कथन है कि भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिखाने का सही तरीका है, यह सही कारण नहीं है। ख है, भारत में चुनाव आयोग काफ़ी शक्तिशाली है। यह तो बात सही है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदान कर सकता है, यह भी सही है। भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती है, यह भी बात सही है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो अब क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मतलब भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, यह भारत के चुनावी लोकतंत्र के बताने के लिए जो है सही कारण नहीं देता है। तीसरा हम देखेंगे, तीसरा आपको मैचिंग वाला है क्वेश्चन कि ये सारे ऑप्शन आपको पढ़ने और इनमें से जो मिलते हैं उसे हम समझेंगे कि समय समय पर जो है मतदाता सूची का नवीनीकरण आवश्यक है ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। दूसरा, हर एक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने का समान अवसर मिल सके। तीसरा, हर व्यक्ति को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिल सके। संभव है कि कुछ लोग उस जगह से अलग चले गए हैं जहाँ उन्हें पिछले चुनाव में मतदान किया था। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4, क्योंकि समय समय पर मतदान सूची का नवीनीकरण आवश्यक इसलिए होता है कि संभव है कि कुछ लोग जो है चले गए होंगे, तो इसीलिए उनका मतलब आपको डाटा निकालना कि कौन कितने आदमी बसे हैं और कौन कितने आदमी जो है भारत से बाहर जाकर बस गए। इसीलिए जो है हर समय हर साल जो है यह मतदाता सूची में नवीनीकरण की आवश्यकता होती है ताकि पिछले चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया और इस चुनाव में कितने लोगों ने मतदान किया। ख है, कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं ताकि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। यह भी ऑप्शन सही है, इसलिए क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वंचित नहीं होना चाहिए। इसीलिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आवश्यक है कि समाज के हर तबके का समुचित प्रतिनिधित्व हो सके। तीसरा है, प्रत्येक को एक वोट डालने का अधिकार है ताकि हर एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि चुनने का समान अवसर मिल सके। इसीलिए क्योंकि अगर एक व्यक्ति एक से अधिक वोट डालता है तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हर व्यक्ति अलग अलग वोट डालता है तो इससे क्या हो जाएगा कि सरकार भी सही ढंग से जो है वो नहीं चुनी जाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है, उसका वोट जो है हर व्यक्ति की तरह शक्तिशाली माना जाएगा। चौथा है, सत्ताधारी दल को सरकार वाहन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है क्योंकि हर उम्मीदवार को चुनाव में लड़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। सत्ताधारी दल को सरकार वाहन इस्तेमाल की अनुमति नहीं, अगर किसी एक को मिल जाता है तो वो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेगा। इसीलिए हर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का समान अवसर मिलता है, क्योंकि मान लीजिए कोई सरकार 5 साल के लिए चुनी गई तो उसको सारा अधिकार मालूम चल जाता है। इसीलिए जो है हर साल जो है बदल कर या कोई अच्छा काम करता है तो उससे उस साल चुना जाता है, अन्यथा दूसरी सरकार का चुनाव होता है। इस अध्याय में वर्णित चुनाव की सभी गतिविधियों की सूचियां बनाई और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिरी क्रम तक जारी करना है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती करना, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा करना, मतदान
पुनर्मतदान के आदेश और चुनावी प्रक्रिया की घोषणा और नामांकन दाखिला आदि। ये चुनाव के बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको क्या करना है 1 2 3 के क्रम में सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची बनाई जाती है, उसके बाद चुनावी प्रक्रिया की घोषणा की जाती है, तब नामांकन दाखिल करवाना होता है, उसके बाद चुनावी घोषणा पत्र जारी करना होता है, उसके बाद चुनावी अभियान होते हैं, तब जाकर मतदान लोग डालते हैं। मतदान डालने के बाद जो है पुनर्मतदान का आदेश भी दिया जाता है, कहीं गड़बड़ी हो गई हो तो वापस से मतदान किया जा सके। उसके बाद वोटों की गिनती होती है और फिर चुनावी नतीजों की घोषणा होती है। तो ये 9 चरण है जिसमें क्या होता है कि मतदान की क्रिया जो है वो अपनाई जाती है। तो इन 9 चरणों को हमने जो है वो चैप्टर में भी देखा था। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। सुरेखा एक राज्य के विधानसभा के क्षेत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली अधिकारी है। मतलब वो चुनावी अधिकारी की व्यक्ति है। चुनाव के इन चरणों में उसे किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, तो 3 बातों का मुख्य रूप से ख्याल रखना होगा, चुनाव प्रचार, मतदान के दिन और मतगणना के दिन। अब इन तीनों के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं, उन्हें एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले चुनाव प्रचार। इसके लिए सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उम्मीदवार निम्नलिखित न करे: मतदाताओं को घूस न दे, जाति अथवा धर्म के नाम पर वोट देने की अपील करना, चुनाव अभियान के लिए सरकारी संसाधनों का प्रयोग करना, लोकसभा चुनाव हेतु 25 लाख रुपए या विधानसभा में 10 लाख रुपए से अधिक खर्च करना, चुनावी प्रचार हेतु पूजा स्थलों का उपयोग करना और मंत्रीगणों द्वारा सरकारी वाहन, हवाई जहाज एवं कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग है। तुमने जब चैप्टर पढ़ा था तो भी जाना था कि जब चुनाव प्रचार होता है तो उसमें जो चुनाव आयोग होता है उसके द्वारा कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं और उसी नियम कानून के अनुसार जो है जो भी उम्मीदवार खड़ा हुआ उसे अपना मतलब चुनाव का प्रचार प्रसार करना होता है। उसमें यह बहुत सी बातों का ख्याल रखा जाता है कि घूस न दिया जा सके, धमकी न दी जा सके और जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। ये सारी चीज़ें गलत हैं। चुनावी अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं और जो रकम निर्धारित की गई है 25 लाख रुपए विधानसभा चुनाव से लेकर 10 लाख रुपए से अधिक इसमें ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता। अगर कहीं खर्च किया जाता है तो इलीगल होता है। चुनावी प्रचार हेतु पूजा स्थलों का प्रयोग करना ये आप कर सकते हैं और मंत्रीगणों द्वारा जैसे सरकारी वाहन, हवाई जहाज, कर्मचारियों का चुनाव हेतु प्रयोग भी किया जा सकता है। ये सारी बातें जो हैं ये बताती हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा कौन से नियम जो है वो निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद ख है मतदान के दिन। इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव की गड़बड़ी और मतदान केंद्रों पर कब्जा न हो। मतलब हर मतदान केंद्रों पर निगरानी रखनी होगी पुलिस के द्वारा और जाकर उसे चेक करना होगा ताकि किसी भी मतदान केंद्र पर गड़बड़ी ना हो या वहाँ पे धमकाया नहीं गया हो, किसी को अपने अंडर में नहीं लिया गया हो या फिर आतंकवादियों के द्वारा या नक्सलियों के द्वारा उस क्षेत्र को जो है घेराव न किया गया हो। तीसरा है वोटों की गिनती का दिन। इस दिन सुरेखा को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी दोबारा एवं एजेंट की सुचारू रूप से गणना सुनिश्चित करने के लिए वहाँ मौजूद हो कि इसकी वोटों की गिनती जो है बिल्कुल सही हो और जो भी इसके लिए उम्मीदवार हो उसको जो है वह स्थान दिया जाना चाहिए जो जिनको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त हुआ है उसी की सरकार बनेगी। नीचे दी गई तालिका में अमेरिकी फ्रांस के चुनावों के विजय उम्मीदवारों में अमेरिकी समाज के विभिन्न समुदायों के सदस्यों का अनुपात था। ये किस अनुपात में जीते, इसकी तुलना में अमेरिका में इन समुदायों की आबादी में अनुपात से मिलाइए और इसके आधार पर आप अमेरिकी संसद के चुनाव में भी आरक्षण का सुझाव देंगे। अगर आप हाँ तो किस समुदाय के लिए, अगर नहीं है तो क्यों। मतलब यहाँ पे आपको 2 दिया गया है कि एक अमेरिकी सभा प्रतिनिधि के बारे में और अमेरिकी समाज के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से वोट डाला जाता है और किस समुदाय का जो है मतलब कितना वोट डाला जाता है और उसके आधार पर मतलब अमेरिकी संसद में किस तरीके की मतलब सरकार चुनी जाती है। तो ये हम समझेंगे कि देखिए यहाँ पे दिया गया है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में अश्वेतों की संख्या 8 है और अमेरिकी समाज में 13 है। हिस्पैनिक का जो है अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में 5 है और समाज में 13 संख्या है। श्वेत में 86 और अमेरिकी समाज में मात्र जो है वो 7 संख्या दिया हुआ है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है वो इसमें छूटे हैं और कितने नहीं हैं। तो उपरोक्त तालिका से हमें हिस्पैनिक समुदाय के बारे में आरक्षण में एक जो है अच्छा विचार मिलता है। एक अच्छा विचार है उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है कि हिस्पैनिक की संख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 और यहाँ पे 13 है। तो इस तालिका से हमें यह मालूम चलता है कि हिस्पैनिक समुदाय जो है वो आरक्षण के लिए एक अच्छा विचार है और उनकी संख्या के अनुपात में प्रतिनिधि प्रदान करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। क्योंकि अगर जैसे हमारे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति को ज़्यादा मान्यता दी जाती है उसी तरीके यहाँ पे अमेरिका में हिस्पैनिक लोगों को जो है अधिक मान्यता दी गई है। जिस तरीके से हमारे देश में अनुसूचित जनजातियाँ आती है उसमें अमेरिकी समाज में जो है हिस्पैनिक जातियाँ आती हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या हम इस अध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं और इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में 2 तथ्य प्रस्तुत करना है।
जैसे कि भारत में चुनाव आयोग के देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा के लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है। तो यह बात जो है वो सच नहीं है, क्योंकि वास्तव में चुनाव आयोग जो है भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में पर्याप्त रूप से शक्तिशाली है, लेकिन यह चुनाव आचार संहिता लागू करता है, चुनाव आयोग नहीं लागू करता है इसे। इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या उम्मीदवार या दलों को सजा देना चाहता है, और चुनाव ड्यूटी के दौरान कर्मचारी आयोग के अधीन कार्य करना, न कि सरकार के अधीन कार्य करना। मतलब आपसे यह पहला क्वेश्चन किया जा रहा है कि भारत में जब चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करने के लायक पर्याप्त अधिकार नहीं है, तो यह बात गलत है। उनको तो अधिकार मिला हुआ है, लेकिन जो भी व्यवस्था की देखरेख करती है वो आचार संहिता के द्वारा नियमों को लागू करवाया जाता है। अगर जो नियम नहीं पालन करते हैं उन्हें दंड भी दिया जाता है। तो चुनावी ड्यूटी के दौरान कर्मचारी क्या करते हैं? चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं, न कि सरकार के अधीन कार्य करते हैं। दूसरा है, हमारे देश में चुनाव में लोगों की ज़बरदस्त भागीदारी होती है। तो यह बिल्कुल सच है, क्योंकि चुनाव में लोग क्या करते हैं? बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आप देखेंगे कि अमीर तबके से ज़्यादा गरीब तबके के लोग भाग लेते हैं, इसलिए क्योंकि इस समय उन्हें समानता का अनुभव होता है। अमीरी गरीबी, गोरे काले या जाति व्यवस्था या धर्म के आधार पर जो भी भेदभाव होते हैं वो चुनावी लोकतांत्रिक राजनीतिक में नहीं दिखते हैं। लोकतंत्र जैसे महापर्वों को भी नाम दिया गया है, और यहाँ पे जो है नहीं दिखता है, किसी भी तरीके का जो है अंतर हमें नहीं दिखाई पड़ता है। 50 वर्षों में भारत में जो चुनाव हुए हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। पहले के मुकाबले जो है लोग चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तीसरा है, सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है। नहीं, यह सच नहीं है। सत्ताधारी दल भी निरंतर चुनाव हारते रहते हैं, मतलब जो शुरू से ही चुनावी प्रक्रिया में आते रहे हैं। ऐसे उम्मीदवार जो अधिक पैसा खर्च करने के लिए किए जाते हैं वे चुनाव हार जाते हैं। अगर उनको लगता है कि पैसे के बलबूते पर हम जीत सकते हैं तो यह बात बिल्कुल गलत है। जनता जिन्हें पसंद करती है वही लोग जीतते हैं। घ है, अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी है। हाँ, यह बिल्कुल सच है, क्योंकि सुधार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि कुछ दल एवं उम्मीदवार जिनके पास अधिक पैसा है उन्हें चुनाव में अनुचित लाभ मिलता है। देश में कुछ भागों में आपराधिक छवि वाले लोग जो है अन्य लोगों की चुनावी दौर में पछाड़ कर मुख्य दलों से चुनाव का टिकट पाने में सफल हो जाते हैं। यह बात सच है कि सुधार बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो लोग अधिक पैसा खर्च करते हैं वो क्या करते हैं? पैसे के नाम पे वोट को खरीद लेते हैं। उन्हें घर जाकर पैसा देना या प्रलोभन देना, तो जनता भी उसी तरफ चली जाती है और उनको वोट देती है। तो यह प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से भागीदारी है। जो भी जीतने वाले कैंडिडेट रहते हैं उनको ये पैसे वाले लोग क्या करते हैं? पछाड़ देते हैं। क्वेश्चन 8 को देखेंगे। चिनप्पा को दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सजा मिली। सतबीर को छुआछूत मानने के लिए दोषी माना गया। दोनों को अदालत में चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं है। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों की बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने पक्ष में उत्तर दीजिए। यह लोकतांत्रिक चुनाव के बुनियादी सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि चिनप्पा व सतबीर दोनों ही अपराधी हैं, देश के लिए अच्छे तथा आदर्श नागरिक सिद्ध नहीं हुए हैं। इसलिए उन्हें केंद्र व राज्य में कोई पद धारण नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि उनमें परिवार तथा समाज के प्रति कोई सम्मान नहीं है और वे देश के प्रति भी सम्मान नहीं दिखाएंगे। चिनप्पा जो कि दहेज के लिए अपनी पत्नी को परेशान करता है उसे सज़ा दी गई है, और सतबीर को छुआछूत के लिए सज़ा दी गई है। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वे लोग आपराधिक मामले में दोषी पाए गए हैं और देश के अच्छे नागरिक भी नहीं हैं। इसीलिए उन्हें जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तरीके का अधिकार प्राप्त नहीं है, जिसके और न ही देश के प्रति उनको सम्मान मिला है और न ही उनके समाज में और नहीं उनके परिवार में किसी भी तरीके का उनको सम्मान दिया गया है। इसीलिए वे लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध जो ये चीज़ें नहीं हैं। 9वां क्वेश्चन है, यहाँ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्ट दी गई है। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों के सुधारने के लिए भारत से कुछ बात सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे? जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला है कि नाइजीरिया में एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जानबूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे विजयी घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने यह पाया कि दूसरे उम्मीदवार को 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था। इस मामले में प्रत्येक उम्मीदवार का प्रतिनिधि जो है वहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, जो ये सुनिश्चित करेगा कि वोटों की गिनती निष्पक्ष तरीके से हो रही थी। मतलब इस यहाँ पे जो नाइजीरिया में गड़बड़ी हुई है और जो भी व्यक्ति को जिता दिया गया था वह विजय नहीं पाया गया था। बाद में दूसरे उम्मीदवारों में यह पता चला कि 5 लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया। तो यह चीज़ें क्या है? गलत है। इस मामले में उम्मीदवार का प्रतिनिधि को उपस्थित होना चाहिए जो किस तरीके से और किसके पक्ष में वोट दिया है, कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष ढंग से हो सके। दूसरा है, फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक पर्चा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई कि अगर पूर्व
प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट नहीं दिया गया तो खून खराबा होगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी। चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करनी चाहिए कि ऐसे पर्चे बांटने वाले या दल उम्मीदवार को बर्खास्त कर देना चाहिए हमेशा के लिए, क्योंकि चुनाव में इस तरह की गड़बड़ियाँ जो है वो बिल्कुल भी कानून के खिलाफ हैं। तीसरा है, अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी अपनी प्रणालियाँ हैं। सन 2000 ईस्वी में चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले किए। उनके लिए फैसले को कोई भी नहीं बदल सकता है। वहाँ केवल एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जिसे राजनीतिक प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और पूरे देश में चुनाव आयोजित कराने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, क्योंकि अगर हर जगह अलग अलग चुनावी प्रक्रिया, अलग अलग निर्वाचन मतदाता के केंद्र हाँ और जो चुनाव करवाते निर्वाचन आयोग वो अलग है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे जो है आपको घोटाला तो होगा ही, घोटाला। तो ये इसीलिए क्या होनी चाहिए कि अमेरिका में हर मतदाता और चुनाव की जगह पे एक ही चुनाव आयोग होना चाहिए जो यह पूरे देश में निर्वाचित कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहाँ पे दी गई है और प्रत्येक मामले में समस्या को पहचान करना है और इसे दूर करने का प्रयास करना है। तो देखेंगे हम एक एक करके कि चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। चीनी मिल को आर्थिक सहायता देने का वादा करके मंत्री महोदय ने एक नीतिगत फैसले की घोषणा की। यह सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले जब चुनाव नहीं हो रहा था तो मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ भी कार्य नहीं किया, और जब चुनाव हो रहा था तो यह प्रलोभन का दृश्य हो जाता है कि आप लालच दे रहे हैं जनता को कि हम आपके लिए ये काम कर रहे हैं। तो वोट के लालच में उन्होंने क्या किया, चीनी मिल को स्टार्ट किया। तो मंत्री को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा है, विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियानों को उचित जगह नहीं मिली है। विपक्षी दल के बयानों एवं चुनाव अभियानों को दूरदर्शन तथा आकाशवाणी पर उचित स्थान न देकर सरकार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। इससे प्रत्युत्तर में विपक्ष को राष्ट्रीय मीडिया में पर्याप्त समय मिलना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे जो कहा गया है कि विपक्षी दलों ने आरोप लगाया था कि उनको दूरदर्शन और आकाशवाणी में चुनाव अभियान में जगह नहीं दी गई, तो यह क्या सरासर गलत है। उन्हें क्या करना चाहिए, राष्ट्रीय मंच जहाँ पर राष्ट्रीय मीडिया का उपयोग सही होता है वहाँ पे मतलब इनके खिलाफ दर्ज करना चाहिए केस और कहना चाहिए कि उन्हें जो है स्थान मिलना चाहिए ही चाहिए था। तीसरा है, चुनावी आयोग की जांच के लिए एक राज्य की मतदाता सूची में 2 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम लिखे हैं। फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ है कि मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों ने चुनावी गड़बड़ी की तैयारी कर ली थी। चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तैयारी की देखभाल करनी चाहिए थी। यहाँ पे कहने का क्या अर्थ है कि विपक्षी दलों ने बयान चुनाव के अभियान को फर्जी मतदाताओं की मौजूदगी का अर्थ क्या होता है कि जो भी मतदाता हैं, मतलब जो मत डालने वाले हैं, उनकी मतदाता सूची जो तैयार की गई है इसमें बहुत सी गड़बड़ी देखने को मिली है। हो सकता है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 बार वोट डाल दिया होगा, मतलब चुनावी कार्ड जो होता है उसमें फेरबदल करके। तो इन सब चीज़ों की देखभाल करनी ज़रूरी है, अन्यथा क्या होगा कि गलत तरीके से मतलब मत का उपयोग किया जा सकता है। चौथा, एक राजनीतिक दल के गुट बंदूकों के साथ घूम रहे दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे हैं और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमले कर रहे हैं। तो यह बात क्या है कि गुंडों का प्रयोग राजनीतिक दलों में अपने प्रतिनिधियों को धमकाया और चुनाव आयोग को बंदूकधारियों की गिरफ्तारी का आदेश देना चाहिए। उस दलों को बर्खास्त कर देना चाहिए जिसने किसी भी तरीके के आपराधिक मामलों को सहायता दी है, क्योंकि चुनावी प्रक्रिया के दौरान कोई भी व्यक्ति जो है वो बंदूक लेकर दूसरी पार्टियों को क्या कर सकता है, धमका नहीं सकता है। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है जिसे हम देखेंगे कि 11वां, जब ये अध्याय पढ़ाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इस बयानों में क्या गड़बड़ी है? औरत उसी तरह वोट देती है जैसा पुरुष उनसे कहते हैं, इसलिए उनको मतदान देने का कोई मतलब नहीं है। यह कथन गलत है, क्योंकि गुप्त मतदान की नीति यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक मतदाता जिसे चाहे अपना वोट दे सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुसार महिला हो या पुरुष हो, सबको वोट डालने का समान अधिकार है। तो वो अपने पति के फेवर में या जो भी कहे उसके अनुसार वोट डालना गलत है। हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का अपना वोट का जो है वो महत्व है। तो कोई भी व्यक्ति महिला हो या पुरुष वो अपने अनुसार वोट डाल सकता है। ख है, पार्टी जो है पॉलिटिकल से समाज में तनाव पैदा करते हैं और चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए। यह सच है, दलगत राजनीति में तनाव का कारण बनती है, किंतु यह कहना गलत है कि चुनाव में सबकी सहमति वाले निर्णय होने चाहिए। राजनीति में प्रतिद्वंदिता लोगों के लिए अच्छी सिद्ध होती है, क्योंकि राजनेता अपने इर्द गिर्द निभाने में एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। हो सकता है कि वे ईमानदार न हो, किंतु उन्हें यह पता हो कि निर्वाचित होने के लिए उन्हें काम करना पड़ेगा। तो पार्टी पॉलिटिकल जो होती है उसमें तनाव होना ज़रूरी ही होता है, क्योंकि आवश्यक यह है कि सभी के विचार तो एक जैसे मिलते नहीं होंगे
और जब चुनावी सहमति वाला फैसला होता है तो हर व्यक्ति का विचार एक जैसा नहीं होता है, इसीलिए प्रतिद्वंदिता होती भी है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप उसके पक्ष में भी नहीं है तो आपकी पार्टी अगर पक्ष में, तो आपको जो है हाँ कहना पड़ेगा, और वो मामले अगर सही है तब। सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। यह जो है लोगों की आवश्यकताओं को समझने के लिए, उनके हित का प्रतिनिधि करने के लिए शैक्षिक योग्यता होना अनिवार्य नहीं है। क्योंकि हमने चैप्टर में यह पढ़ा था कि किसी भी उम्मीदवार को मतलब खड़े होने के लिए शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस सरकार की बातों, जनता की बातों को अच्छे से समझना होता है कि उन्हें क्या समस्या है, उनको दूर करना पड़ता है, तभी वो अच्छी सरकार जो है वो बन सकती है। तो यह जो आखिरी क्वेश्चन है, इसके साथ यह वीडियो जो है अब समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।